सुप्रभात बच्चों। क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन का समय अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया और हम एक सुरक्षा कवच के साथ लॉकडाउन को ख़त्म कर रहे हैं। आप सभी इसका पालन करेंगे लॉकडाउन ख़त्म होने का, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। हम लोग उस खतरे जोन में ही हैं, लेकिन हमें अपना बचाव स्वयं करना है। ठीक है ना? आप खुद समझदार हैं, बच्चे बहुत समझदार हैं, और आए दिन आप टीवी पर भी देख रहे हैं कि लॉकडाउन की क्या स्थिति है। हम लोगों ने स्पर्श का पाठ 3 समाप्त कर लिया है। गद्य में पाठ 3 जो अतिथि तुम कब जाओगे, ठीक है ना, बहुत ही मन लगने वाला, हास्य विनोद वाला, मनोविनोद करने वाला ये पाठ रहा है, और एक व्यंग है इस पाठ में। तो अतिथि तुम कब जाओगे, ये जो विचारधारा है कि अतिथि देवो भव एक सशक्त विचारों में से एक है। हमारे देश के एक सशक्त विचारों में से एक है जो हमारे देश के नैतिक मूल्यों को और प्रबल बनाता है। ठीक है ना? और इससे हमारे पर्यटन में भी बढ़ावा मिल रहा है कि हम अतिथि देवो भव करके भारतवर्ष का में इस नाम से पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ावा मिल रहा है। तो अतिथि तुम कब जाओगे पाठ समाप्त हो चुका है। अब हम लोग प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनना है प्रश्नोत्तर, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न उत्तर जो है 1 या 2 पंक्तियों में उसका जवाब देना है। प्रश्न पहला है, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। तो अतिथि आप लिखेंगे उत्तर में, अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर में रह रहा है। दूसरा है, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं। तो कैलेंडर की तारीखें विनम्रता से जाने वाले दिन और आने वाले दिन दोनों को दिखाते हुए फड़फड़ा रही हैं। जाने वाले दिन और आने वाले दिन दोनों की सूचना दे रही हैं। फड़फड़ाने से तात्पर्य है सूचना दे रही हैं। तो आप कैसे लिखेंगे कि कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं। तो कैलेंडर की तारीखें विनम्रता के साथ जाने वाले दिन और आने वाले दिन की सूचना दे रही हैं। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत किस प्रकार किया। पति ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ और पत्नी ने सादर नमस्ते कह के मेहमान का स्वागत किया, अतिथि का स्वागत किया। चौथा है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा दी गई। दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा दी गई। ठीक है ना? कैसे कोई भी मेहमान आते हैं हमारे घर में तो हम लोग अपने जैसे खाते हैं उस खाने से अलग हटके कुछ बनाते हैं। तो लेखक ने उसका नाम क्या दिया है, लंच। तो लंच की गरिमा दी गई। 5वां है, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। तो मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, इसको कैसे लिखेंगे आप, दोहरे उद्धरण चिन्ह में। ठीक है ना? सत्कार, छठा है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। ऊष्मा मतलब आप जानते हैं, पहले समझिए। ऊष्मा मतलब ऊर्जा, गर्मी, उत्साह। कोई भी मेहमान आता है तो बहुत हम लोग उत्साह के साथ उसका स्वागत करते हैं, ऊर्जा के साथ स्वागत करते हैं। लेकिन जब मेहमान ज़्यादा दिन टिकने लगता है, हमारे मन से हटने लगता है, तो हमारी सारी ऊर्जा समाप्त होने लगती है। क्वेश्चन क्या है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर अच्छा खासा डिनर
अब खिचड़ी में बदल गया। लेखक की पत्नी ने जब लेखक की पत्नी आवभगत करके थक चुकी तो उसने डिनर के बदले अब डिनर को खिचड़ी का रूप दे दिया। अब जो प्रश्न उत्तर है वो 25 से 30 शब्द में है। अभी तक 6 प्रश्न हमारे कैसे थे, एक लाइन या आप 2 लाइन में लिख सकते हैं। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। अब लेखक कैसी विदाई देना चाहता था, तो लेखक अतिथि को प्रेम पूर्वक विदाई देना चाहता था। वो स्टेशन जाके उनको छोड़ना चाहता था, उनकी अतिथि को जाके बहुत आग्रह के साथ स्वागत करने के बाद उसने सोचा था कि जब वो जाने लगेंगे तो उनको स्टेशन तक पहुंचाएगा, उनको अच्छी तरह विदा करेगा, उसने ऐसा सोचा था। दूसरा है, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। अंदर ही अंदर मेरा बटुआ काँप गया। ये जो उक्ति है अतिथि तुम कब जाओगे से उद्धृत है, जिसके आप लिख देंगे शरद जोशी ने इस उक्ति के द्वारा ये कहना चाहा है कि अंदर ही अंदर मेरा बटुआ काँप गया। बटुआ काँपने से क्या तात्पर्य है, बजट। हर परिवार में महीने के शुरू में एक बजट बनता है जिसके अनुसार खर्च होता है। अगर कोई अतिथि आ जाते हैं तो बजट गड़बड़ होने लगता है। तो अंदर ही अंदर मेरा बटुआ काँपने से तात्पर्य है कि शरद जोशी ने इस उक्ति के द्वारा ये कहना चाहा है कि जब उनके घर मेहमान अचानक पधारे तो उनका बटुआ जो है वो काँपने लगा। इससे तात्पर्य है कि उनका जो बजट है वो बजट जो है वो गड़बड़ होने लगा। उनके कहने का ये आशंका उन्हें हो गई कि कहीं उनका बजट गड़बड़ ना हो जाए, कहीं आवभगत में खर्च ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए बटुआ काँपने लगा। समझ गए? बटुआ काँपने से तात्पर्य है कि उनका बजट डगमगाने लगना। बहुत लेखक आवभगत ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उस आवभगत में खर्च होंगे जिससे उनका बजट बिगड़ जाएगा। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो आप अभी हमने कहा भी है कि अतिथि देवो भव हमारे देश में इस उक्ति बड़ा सशक्त हम विचार है ये हमारा कि अतिथि देवो भव। तो हमेशा लेखक के अनुसार लेखक अपने घर के अनुभव के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होते हैं। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता का स्थान दिया गया है, लेकिन कभी कभी देवता जो है वो राक्षस की तरह होने लगते हैं, प्रतीत होने लगते हैं, क्योंकि देवता तो एक झलक दिखा के चला जाता है, लेकिन राक्षसी जो होता है वो जल्दी घर से नहीं जाता है। इसलिए अतिथि देवो भव हमेशा ही अतिथि देवता नहीं होते हैं, बल्कि कभी कभी वो राक्षस भी लगने लगते हैं। ठीक है ना? क्योंकि देवता जो हैं वो एक झलक दिखा के, एक सुख देख के जाते हैं, सुख का अनुभव करा के जाते हैं, लेकिन राक्षस जो होता है वो हमें परेशान करता है और ज़्यादा देर तक टिकता है। इसलिए यहाँ लेखक ने कहा है कि देवता अतिथि हमेशा देवता नहीं होते हैं, वो कभी कभी राक्षस का भी रूप ले लेते हैं। समझ गए? राक्षस प्रतीत होने लगते हैं। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। तो ये पंक्ति भी अतिथि तुम कब जाओगे से ली गई है। ठीक है ना? जिसके लेखक, अगर आपको अलग से आता है तो आप लिखेंगे कि इसके लेखक शरद जोशी हैं, और वे कहना चाहते हैं कि कुछ लोग दूसरों के घर के आनंद को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है ना? आनंद और सुख सुविधा को वो ख़त्म करना चाहते हैं, और यदि
लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। इनके कहने का तात्पर्य है कि कोई भी अतिथि जो हो वो दूसरों के घर जाके इतना ज़्यादा समय ना रह जाए कि वो उसकी सुख सुविधा उसकी सुख सुविधा समाप्त हो जाए, वो असुविधा में पड़ जाए, उसका बजट बिगड़ जाए। इसलिए लेखक का ये कहना है कि उसके स्वीटनेस को ख़त्म नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर कहीं जाता है, अतिथि अगर जाते हैं तो थोड़ी देर रुक के, थोड़ा समय रुक के उसके सुख सुविधा का ख्याल करके उसको लौट जाना चाहिए, न कि उसे राक्षस बनना चाहिए। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। अब इस उक्ति से ये भी अतिथि तुम कब जाओगे है से ली गई है। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि 4 दिन हो गया, 5वां दिन अगर तुम रुक गए तो 5वें दिन का सुबह जो है वो सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी, क्योंकि 4 दिन तक वे सह लिए, उनकी आवभगत की गई, उनका स्वागत सत्कार किया गया, उन्हें सुख प्रदान किया गया। लेकिन अब 5वें दिन की जो सुबह होगी वो जो है वो सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। इसलिए तुम 5वें दिन आने से पहले ही इस घर से चले जाओ। समझ गए? अब और उसे अधिक सहन नहीं किया जा सकता। उसके बाद है क्वेश्चन, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। लेखक अतिथि से कहता है कि तुम, जैसा कि कहा गया कि अतिथि देवो भव, कि लेखक अतिथि से ये कहना चाह रहा है अतिथि के द्वारा कि वो अपने आप को देवता समझ बैठे हैं, तो एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकता। तो एक देवता एक साधारण, और वो लेखक जो अपने आप को साधारण मनुष्य बताते हैं, और मनुष्य को सीमाओं का ज्ञान रहता नहीं है, इसलिए एक राक्षस, एक देवता और एक मनुष्य एक साथ ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो देवता तो ऐसे भी, देवता के दर्शन के लिए लोग तपस्या करते हैं, युगों युगों तक तपस्या करते हैं, तो एक झलक दिखाते हैं। तो ये देवता कैसे हुए? लेखक का ये कहना है कि देवता तो इतनी देर रहते ही नहीं हैं, तो एक देवता एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। एक साधारण मनुष्य और एक देवता एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि देवता एक झलक दिखाते हैं, बहुत कम समय के लिए उपस्थित होते हैं, और तुम तो इतने लंबे समय तक हो, इसलिए तुम देवता की श्रेणी में नहीं हो, और शायद इसीलिए तुम 4थे दिन भी नहीं जा रहे हो, क्योंकि तुम राक्षस की श्रेणी में हो। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देना है। कौन सा आघात अप्रत्याशित था, उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? अब आपको सोचना है कि कौन सा आघात था। तो आघात वो था जब 3 दिन रहने के बाद 4थे दिन सुबह में जब लेखक के घर जो अतिथि आए हुए हैं वो धोबी को कपड़े देने के लिए कहते हैं, वो आघात बड़ा अप्रत्याशित था। और वो आघात तो ऐसे ही आघात है। मेहमान का 3रे दिन की सुबह भी यह कहना, 3रा दिन कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, लेखक के लिए ये बहुत बड़ी चोट थी, आघात था, ठीक है ना। और उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वो धोबी को भी कपड़े देंगे, क्योंकि धोबी तो कपड़ा धोता है तो 1 हफ्ता लगाता है, 1 सप्ताह लगाता है। इस कथन से लेखक जान गया कि अभी अतिथि और दिन ठहरेंगे, क्योंकि ये तो कपड़ा धोबी को देना चाहते हैं। तो लेखक का इस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उसे अतिथि अब देवता नहीं, अब स्वार्थी मनुष्य की तरह प्रतीत हो रहे हैं, राक्षस लगने लगे, क्योंकि 3 दिन रहने पर उन्होंने, बिना कहे 3 दिन रहने पर उन्होंने धोबी को कपड़ा देने की बात की। ये बहुत बड़ा आघात था उनके लिए, और ये बहुत बड़ी चोट थी उनके लिए। वो इससे बहुत बोरियत महसूस करते हैं, बहुत उनके घर में एक नीरसता आ जाती है,
और वो अपने अतिथि का स्वागत जो है बड़े बेरुखी मन से अब कर रहे हैं। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरने का संबंध है संबंधों में बदलाव की स्थिति आना, क्योंकि लेखक जिस अतिथि को बहुत आव भगत के साथ मेहमान नवाजी किया, बहुत स्वागत सत्कार किया, और अतिथि जो है वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे, इसलिए अतिथि जो हैं, अतिथि और मेहमान के बीच का जो संबंध था वो संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। ठीक है, और इससे ज़्यादा दिन रुकने से इससे लेखक के मन में अतिथि के प्रति जो सम्मान और सत्कार है वो भी समाप्त होते जा रहा है, प्यार की भावना जो थी वो भी समाप्त होते जा रही थी। तो इस प्रकार उसमें ज़बरदस्त बदलाव आ गया। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आया। अब आपको लिखना है, ध्यान से सुनना है कि जब लेखक पहले दिन आए तो लेखक ने बहुत आवभगत की, स्वागत किया, लेकिन जैसे जैसे उनका दिन बढ़ता गया उस स्वागत में कमी आने लगी, उस उष्मा में कमी आने लगी, ऊर्जा में कमी आने लगी। दिन के खाने को जो उन्होंने लंच की गरिमा दी थी, रात के खाने को जो उन्होंने डिनर का रूप दिया था, ये सारा रूप अब बदलने लगा। डिनर को अब खिचड़ी का रूप दिया जाने लगा। तो इस प्रकार लेखक ने क्या कहा भाई कि धीरे धीरे उनका संबंध जो है वो खराब होने लगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, आदर सत्कार की जो भावना थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आया। आप समझ गए कि 4 दिन तक नहीं जाने पर क्या क्या परिवर्तन आए। अब भाषा अध्ययन के है जो 2 पर्यायवाची लिखना है। चांद, जिक्र, आघात, उष्मा और अंतरंग। चांद का पर्यायवाची क्या होगा? मयंक और निशाकर। जिक्र का क्या होगा? वर्णन, चर्चा। आघात का क्या होगा? चोट, धक्का। तीसरे दिन उनको आघात लगता है ना, बहुत चोट पहुंचती है, किस बात की? तो धोबी को कपड़े देने हैं इसलिए। उष्मा, ऊर्जा और गर्मी। अंतरंग मतलब बहुत निकट और घनिष्ठ। ठीक है ना। अब आगे जो भाषा अध्ययन है इसमें पर्यायवाची है, और आप जो और भी जो है इसमें इसको आपको कर लेना है। अतिथि देवो भव की व्याख्या करनी है। पाठ के आधार पर आपको विद्यार्थी आपको अपना कोई अनुभव है इसको शेयर करना है, आपको इसका साझा करना है। इसको आप लिख के दिखाएंगे कि आपके घर में कोई अतिथि जब आ जाते हैं, और ऐसे अतिथि आते हैं जो जाने का नाम नहीं लेते हैं, तो उस अनुभव को साझा करिए। ठीक है ना। पाठ के आधार पर अतिथि के लक्षण बताइए, अच्छा मेजबान कैसा होता है, ये सारा कुछ बताना है। ठीक है, आप अच्छे से प्रश्नोत्तर करेंगे और दिखाएंगे, और ये ज़रूर लिखेंगे कि आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो आप कैसे उसका स्वागत करते हैं। आप अपना अनुभव शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।